तो आज की पड़ताल बेताल पच्चीसी की एक बहुत ही अनोखी और उलझी हुई कहानी पर है। सोचिए, एक लड़की जिसके लिए 3 अलग-अलग लोगों से शादी का वादा किया गया हो। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आए जो सब कुछ बदल दे। बिल्कुल। हमारे सामने जो अंश है वो हमें यमुना किनारे बसे धर्मस्थान नगर में ले जाते हैं। यहाँ केशव नाम के एक ब्राह्मण और उनकी बहुत ही रूपवती बेटी मालती की कहानी है। और ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चर्चा का मकसद है इस कहानी की परतों को खोलना। एक ऐसा किस्सा जिसमें प्रेम है, कर्तव्य है, मृत्यु है और चमत्कार भी है। हाँ, चमत्कार भी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के अंत में जो बेताल सवाल पूछता है उसका आधार क्या था। और ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे 3 अलग-अलग लोग एक ही दुख पर अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं और उनके जो कर्म है वो अंत में उनके अधिकार को कैसे कैसे परिभाषित करते हैं। सही बात है। ये कहानी सिर्फ एक पहेली नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों और धर्म की एक बहुत गहरी पड़ताल भी है। तो चलिए इसे शुरू से समझते हैं। मालती जब विवाह के योग्य हुई तो उसके परिवार में एक एक बहुत ही अजीब स्थिति पैदा हो गई। अजीब कहना तो शायद कम होगा, ये एक धर्म संकट था। धर्म संकट, हाँ। हुआ ये कि मालती की माँ ने घर आए एक योग्य ब्राह्मण लड़के को बेटी का हाथ देने का वचन दे दिया। अच्छा। उसी दौरान उसके पिता किसी काम से बाहर गए थे, उन्होंने किसी दूसरे लड़के को वचन दे दिया। अरे! और हद तो तब हो गई जब मालती का भाई जो कहीं और पढ़ने गया था, वो भी अपने एक दोस्त को यही वादा करके आ गया। मतलब एक लड़की और 3 अलग-अलग वचन? हाँ, तो घर में कोई सलाह मशवरा नहीं होता था क्या इतनी बड़ी बात पर? यही इस कहानी की बुनियाद है। उस दौर में वचन की कीमत बहुत ज्यादा थी। एक बार जुबान दे दी तो उससे पीछे नहीं हट सकते। हाँ, वो अधर्म और अपमान माना जाता था और उस समय यात्रा करना, संवाद करना आज जैसा आसान तो था नहीं। तो माँ ने अपनी समझ से फैसला लिया और पिता और भाई ने अपनी अपनी जगह पर। और जब घर के पुरुष वापस लौटे तो घर पर पहले से मौजूद एक लड़के के साथ 2 और दावेदार आ पहुंचे। हाँ, अब परिवार सोच में पड़ गया कि क्या किया जाए। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उस परिवार पर क्या गुजरी होगी। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। किसी एक को चुनना मतलब 2 लोगों से किया गया वचन तोड़ना। और तीनों को हाँ कहना तो संभव ही नहीं था। परिवार एक ऐसे धर्म संकट में फंस गया था। हाँ, जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। और इससे पहले कि वो कोई समाधान निकाल पाते, एक अनहोनी हो गई। कहानी में एक और मोड़। हाँ, मालती को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। सारे उपाय, सारे वैद्य सब बेकार गए। कहानी का ये मोड़ उस धर्म संकट को एक त्रासदी में बदल देता है। जो समस्या थी वो ही खत्म हो गई, लेकिन अपने साथ एक गहरा दुख छोड़कर। दुखी होकर परिवार ने उसका दाह संस्कार कर दिया। लेकिन उन 3 लड़कों का क्या हुआ? यहां से कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। तीनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। और वो रास्ते बहुत अलग थे। जो पहला लड़का था उसने मालती की हड्डियां चुन ली, फकीर बन गया और जंगल में चला गया। दूसरे ने राख की गठरी बांधी और शमशान में ही एक झोंपड़ी डाल के रहने लगा। अच्छा। और तीसरा वो योगी बनकर देश विदेश में घूमने निकल पड़ा। ये 3 प्रतिक्रियाएं असल में शोक या लगाव के 3 अलग-अलग स्वरूप हैं। कैसे? जरा इसे खोलकर समझाइए। देखिए, एक ने उसके भौतिक अवशेष मतलब हड्डियों को सहेजा, जो एक तरह से पुत्र का कर्तव्य माना जा सकता है। अस्थि संस्कार वाला। बिल्कुल। दूसरे ने उसकी यादों यानी राग के साथ वही रहने का फैसला किया, जो गहरे प्रेम और समर्पण को दिखाता है। और तीसरा, वो तो घूमने निकल पड़ा। और तीसरा ज्ञान की तलाश में निकल पड़ा, शायद इस दुख का कोई हल ढूंढने। ये दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता था कि जो तीसरा लड़का था, क्या वो सबसे कम प्यार करता था? ऐसा लगता है जैसे वो दुख से भाग गया। ये एक आम धारणा हो सकती है, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। शायद वो अकेला था जो निष्क्रिय नहीं था। निष्क्रिय नहीं था। हाँ, बाकी दोनों ने दुख को नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसने समाधान ढूंढने की कोशिश की। वो भविष्य की ओर देख रहा था। ये एक बहुत सक्रिय कदम था। ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। और इसी तीसरे लड़के की तलाश कहानी को उस मोड़ पर ले आती है जहां चमत्कार होता है। कई दिनों बाद वही योगी घूमते घूमते एक नगर में पहुंचा और वो एक ब्राह्मणी के घर भोजन करने बैठा।
और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। हाँ, मतलब मैं तो ये सोचकर ही हैरान हूँ, घर की मालकिन ने गुस्से में आकर अपने ही छोटे बेटे को जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया। क्या? हाँ, और लड़का जलकर राख हो गया। कोई भी सामान्य इंसान ये देखकर तो दहल जाएगा। बिल्कुल, योगी ने इसे राक्षसी का काम समझकर भोजन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, उस घर के मालिक ने संजीवनी विद्या की एक पोथी निकाली, एक मंत्र पढ़ा और राख हो चुका बच्चा फिर से जीवित हो उठा। संजीवनी विद्या, वो विद्या जो मुर्दे में जान डाल सकती है। बिल्कुल, संजीवनी विद्या का जिक्र हमारी कथाओं में जीवन और मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति के रूप में आता है। ये सिर्फ एक जादुई करतब नहीं, बल्कि ज्ञान की उस पराकाष्ठा का प्रतीक है जो प्रकृति के नियमों को भी बदल सकती है। और उस योगी के लिए तो ये एक उम्मीद की किरण थी। हाँ, उसके दिमाग में तुरंत बत्ती जली होगी कि अगर ये पोथी हाथ लग जाए तो वो मालती को भी जीवित कर सकता है। बिल्कुल। तो रात में जब सब सो गए तो वो चुपके से पोथी लेकर उसी शमशान में पहुंच गया जहां मालती को जलाया गया था। जहां बाकी दोनों लड़के अभी भी मौजूद थे। हाँ, वो दोनों भी वहीं बैठे थे। उसने उन्हें संजीवनी विद्या के बारे में बताया। सोचिए उन दोनों के मन में कैसी उम्मीद जागी होगी। तुरंत सब काम पर लग गए। एक ने हड्डियां दी, दूसरे ने राख दी, और योगी ने पोथी से मंत्र पढ़ा और मालती जीवित हो उठी। क्या बात है। लेकिन जैसे वो जीवित हुई, तीनों लड़के आपस में झगड़ने लगे। मतलब चमत्कार की खुशी बस कुछ पल ही रही। हाँ, हर कोई कह रहा था कि मालती पर उसका अधिकार है। और यहीं पर कहानी अपनी सबसे बड़ी पहेली पर पहुंचती है। एक कह रहा था मैंने इसकी हड्डियां सहेजी, ये मेरी है। दूसरा बोला मैं इसकी राख के साथ रहा, मेरा समर्पण सबसे बड़ा है। और योगी का तर्क था जीवन तो मेरी विद्या ने दिया है, इसलिए हक मेरा है। तीनों अपनी अपनी जगह सही लग रहे हैं। सुबह नहीं विद्या के लिए। बिल्कुल। यहीं पर बेताल ने राजा से वो प्रसिद्ध सवाल पूछा, राजा बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। ये सवाल सिर्फ अधिकार का नहीं है, बल्कि कर्म और कर्तव्य के मूल्यांकन का है। तीनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। एक ने शरीर को सहेजा, एक ने यादों को। राजा का जवाब सिर्फ कानूनी नहीं हो सकता था, उसे धर्म, समाज और रिश्तों की बारीकियों को तौलना था। तो राजा ने क्या जवाब दिया? मेरा पहला ख्याल तो यही कहता है कि जिसने जीवन दिया, हक उसी का होना चाहिए। आमतौर पर यही लगता है, लेकिन राजा विक्रमादित्य का न्याय इससे कहीं ज्यादा गहरा था। क्या कहा उन्होंने? राजा ने कहा वो लड़की उसकी होगी जो वहां कुटिया बनाकर रहा। क्या? ये तो बहुत अजीब फैसला है। मतलब जिसने सबसे बड़ा चमत्कार किया, उसे कुछ नहीं मिला? राजा ने इसका कारण भी बताया, और उनका तर्क रिश्तों की एक बहुत ही पुरानी और गहरी समझ पर आधारित है। अच्छा, क्या कारण दिया? राजा ने कहा जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। बेटे के बराबर? अच्छा, क्योंकि अस्थि संस्कार का काम परिवार में बेटा ही करता है। हाँ, ये बात तो सही है। तो उसका रिश्ता पति का नहीं हो सकता। बिल्कुल। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन योगी का क्या? राजा ने आगे कहा और जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। अरे वाह, जीवन देने वाला पिता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। योगी ने मालती को एक नया जन्म दिया, तो वो उसका जनक बन गया, संरक्षक बन गया, पति नहीं। बिल्कुल। उसका कर्म उसे एक ऊंचे आसन पर बिठा देता है जहां से वो पति होने का दावा नहीं कर सकता। और इसीलिए राजा ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार है। मतलब जो उसकी मृत्यु के बाद भी, उसके अभाव में भी उसी की याद में रहा, जिसने अपना जीवन उसकी राख के पास समर्पित कर दिया, वही सच्चा प्रेमी है। सही। पति का अधिकार उसी का है। राजा का ये तर्क भावनाओं से परे धर्म और सामाजिक रिश्तों की गहरी समझ पर आधारित है। तो राजा के न्याय में चमत्कार और कर्मकांड से ज्यादा अहमियत त्याग और निष्ठा को दी गई। बिल्कुल। ये न्याय प्रेम के साथ साथ त्याग और कर्तव्य को भी सम्मान देता है। जीवन देने वाला पिता समान है, अस्थि संस्कार करने वाला पुत्र समान, लेकिन जिसने उसके अभाव में भी अपना जीवन समर्पित कर दिया, पति का अधिकार उसी का है। राजा का ये जवाब सुनकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका। लेकिन ये सवाल, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कहा। तो ये थी 3 वचन, एक मृत्यु और एक चमत्कार की कहानी, जिसका अंत एक नैतिक सवाल पर होता है। और ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि किसी रिश्ते पर अधिकार किस चीज से तय होता है। क्या जीवन देने का कर्म सबसे बड़ा है या दुख में साथ निभाने का समर्पण? राजा ने तो अपने समय के धर्म और विवेक के अनुसार उत्तर दिया। हाँ, और उन्होंने त्याग को चमत्कार से भी ऊपर रखा। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये भी है। क्या? अगर मालती को ये चुनने का अधिकार दिया जाता
तो उसका फैसला क्या होता? ये तो सोचने वाली बात है। हमने तीनों लड़कों की बात की, राजा के न्याय की बात की, लेकिन मालती का क्या? उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं। किसी ने नहीं पूछा कि वो किसे चाहती है। हाँ, और शायद यही इस पहेली को और भी गहरा बना देता है। कहानी हमें उसका दृष्टिकोण नहीं बताती। वो एक वस्तु की तरह है जिस पर अधिकार की लड़ाई हो रही है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी और आज के दौर की सबसे प्रासंगिक परत है। ये सिर्फ 3 पुरुषों के अधिकार की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्त्री के जीवन की भी कहानी है जिसकी अपनी आवाज कहीं खो गई है।